हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इससे पहले जो आपका होमवर्क था कल की वीडियो का वो देख लो। ये हमारा कंपाउंड चेक कर लो अपना सही है कि नहीं। साइक्लिक तो है, कंजुगेटेड भी है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। सेकेंड हमारा ये भी हमारा साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। ये लिखा था आपने। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। यही आया था सबका। सेकेंड नेक्स्ट है हमारा, ये देखो ये साइक्लिक तो है लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। जब ये कॉन्जुगेशन ना हो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। और एंड में ये हमारी एक्सेप्शन थी। सभी ने यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए होंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पे रिंग को ना अकेला अकेला लेना है। ये कंपाउंड तो पूरा एक है, लेकिन हमने अकेली अकेली रिंग का ना पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल किया था ना, जैसे नेफ्थलीन किया था, उसमें हमने पूरा एक कंपाउंड था तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने एक साथ काउंट किए थे, क्योंकि ये रिंग जो है ये फ्यूज थी। ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें एक बॉन्ड के साथ अटैच हो हमारा, तो हमने अकेली अकेली रिंग का काउंट करना है ना, मतलब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन अकेली अकेली रिंग के कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारा कंपाउंड क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इसका मतलब है हमने बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसको हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड में चेंज करना है। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। एक और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कराना पड़ेगा, तो हमारी जो रिंग होगी वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी। मान लो यहाँ पे हमने नाइट्रेशन करवा दी। हमें पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 लिखता है ना हमारे यहाँ पे। हमने नाइट्रेशन डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें पता है जब भी हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग होती है, मतलब हमारी जब बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड बनती है, तो हमें पता है हमारे 3 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जब भी हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड से डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग बनती है तो हमारे 3 आइसोमर्स बनते हैं। यहाँ पे भी हमें पता है NO2 तो लगना है, तो हमारे 3 आइसोमर्स बनेंगे। तो सोल्यूशन में हमें 3 आइसोमर्स तो मिले। ठीक है। एक बार NO2 ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, और एक बार मेटा पे। ठीक है। लेकिन सोल्यूशन में देखा गया हमें तीनों तो मिल रहे हैं, लेकिन ये जो है ये हमें 52% मिल रहा है, ये हमें 44% मिल रहा है, और ये हमें सिर्फ 3.5% मिल रहा है। मतलब जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स हैं ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और ये हमें माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है पोजीशन पे। ठीक है। समझ रहे हो? हमें इतना पता था कि हमें 3 आइसोमर तो मिलने ही है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमें जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिला एज कम्पेयर टू मेटा प्रोडक्ट। इसका मतलब इसमें क्या किया? जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको डायरेक्ट किया कि तुम्हें कौन सी पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सी पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सी पोजीशन को कम। ठीक है। इसका मतलब ये ग्रुप क्या प्रेफरेंस करता है, ये क्या प्रेफर करता है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बने। ऐसे ही हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मान लो यहाँ पे लगा है बेंजोइक एसिड है ये। ठीक है। इसकी भी हमने नाइट्रेशन करवाई। अब हमें पता है H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। अब हमें पता है कि 3 आइसोमर तो हमें मिलेंगे ही। सोल्यूशन में हमें 3 आइसोमर तो मिलने ही है। एक ऑर्थो मिलना है, एक मेटा मिलना है, और एक पैरा मिलना है।
ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट, ये तीनों तो मिलेंगे ही। अब देखा क्या गया, जो हमारा मेटा प्रोडक्ट था वो 75% था और जो हमारा पैरा प्रोडक्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% था और ये अप्रॉक्सीमेटली 19% था। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज अपनी बुक में देख लेना। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट चेंज होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है, हमें पता है तीनों प्रोडक्ट सॉल्यूशन में मिलने थे, लेकिन जो हमारा जो मेटा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, जो रिंग के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इन्फ्लुएंस करता है कि तुझे कौन सी पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और किसको कम देनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे कौन कौन से हैं उनको लिख लो आप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे, नोट डाउन कर लो इनको। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से, इसको नोट डाउन कर लो। C6H5 OH SH OR NH2 NHR NR2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मेटा डायरेक्टिंग भी लिखते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड है हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। NO2 SO3H CN COR CHO COOH COOR, ये सारे क्या है हमारे मेटा डायरेक्टिंग और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना, मतलब ये जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा मिलेंगे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो मेटा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेंगे। जितने भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और जितने भी हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो, अगर हमारी रिंग पे, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो अब क्या होगा, ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा, ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले भी मिल रहे थे, पहले भी रिएक्शन तो होनी थी, लेकिन अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन होगी और ज़्यादा फास्ट होगी, इसलिए जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों बोला, क्योंकि उसने बेंजीन रिंग को एक तरह से और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया ना रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। समझ गए ना कि हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो और ज़्यादा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है और जल्दी अटैक करेगा और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जल्दी, या बोल सकते हैं फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, कौन सा ले, NO2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हमें पता है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये जो NO2 है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट। इसकी वजह से जो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन देख लो, हमारे जो कहाँ गए हैलोजेंस,
ये जो हमारे हैलोजेंस है ना, ये एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हमें पता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी हमें पता है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। सिर्फ हैलोजन के केस में आपने याद रखना है, एक्सेप्ट हैलोजन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है डीएक्टिवेट ग्रुप होने के बावजूद। अब ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये थॉरली डिस्कस करेंगे विद आपको इसके स्ट्रक्चर्स बना के मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो हमारे हैलोजेंस हैं ये क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद। आपको बस इतना याद रखना है, जितने भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट हमारे हैलोजेंस, और जो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये तो आपको पता है, और उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। अब हैलोजन की एक्सेप्शन आपने ये याद रखनी है कि ये जो हैलोजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो होंगे, लेकिन बस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। तो याद रखने वाली सिर्फ यही चीज़ है। ये तो आप सब, ये तो ये तो पक्की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे वो एक्टिवेटिंग होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्का है। एक्सेप्शन कहाँ है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में। ये डीएक्टिवेट होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन मैं बोल रही हूँ कि फास्ट होती है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरमीडिएट पे। जो कौन सा है इसका इंटरमीडिएट, याद करो जल्दी से, आप पढ़ चुके हो इसको, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही बनता था ना। मैकेनिज्म याद करो, सबसे पहले हम क्या बनाते थे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते थे, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड स्टेप हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसी पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। कितनी जल्दी हमारी रिएक्शन होगी कि हमारी रिएक्शन स्लो होगी, वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। रिएक्शन ऐसे ही होती है ना हमारी, ये देख लो, ये हमारी रिंग है। सबसे पहले हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हमारे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होता था, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये हमारा कार्बोकेटाइन बनता था ना, ये बना हमारा कार्बोकेटाइन। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, जितना स्टेबल हमारा ये इंटरमीडिएट होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन करके ये प्रोडक्ट बनता था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन करके, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे के हमारा प्रोडक्ट बनाता था। अब देखो, अगर तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम यहाँ पे लगा दें, मान लो यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, अब क्या होगा? इंटरमीडिएट कैसा बनेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी, यहाँ पे CH3 लगा है हमारा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लगा है मान लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगा है। अब देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कमी है, देखो 1 2 3 बॉन्ड ही तो बनी है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये इसको एक तरह से स्टेबल कर रहा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल। उसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? फास्ट।
अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो जल्दी बनेगा, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल से प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो फास्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लगा देते, मान लो यहाँ पे हम लगा देते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होना था? अब खुद सोचो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे अब क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है। ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है ये अब अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों होगा? खुद सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ऑलरेडी थी, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन रिंग से और ज़्यादा खींच रहा है, तो ये स्टेबल तो नहीं रहेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो स्लो बनेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। समझ लो इतनी बात को, ये आपको समझ आया है। सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो हमारे जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी। हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है, ये इसको रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये अनस्टेबल कर रहा है। समझ गए? अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन में देखो, जो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे NR2, NHR, NH2, OH एंड OR, ये सारे के सारे हमारे माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, प्लस एम भी इफेक्ट शो करते हैं। देखो OH आपको याद है ना, हमारा ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, प्लस एम भी करता है। माइनस आई का मतलब ये रिंग से हमारे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट से रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा भी, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिंग को हमारी को इलेक्ट्रॉन देगा भी, ठीक है। समझ रहे हो? और आपको हमेशा पता है कि जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है हमेशा डोमिनेट करता है किस पे? इंडक्टिव इफेक्ट पे, एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस को छोड़ के हमेशा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट बनेगा, ये जो हमारा ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे नेक्स्ट देखो, आपका है NHCOR, OCOR। ये जो ग्रुप है हमारे, ये भी माइनस आई और प्लस एम शो करते हैं, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ऐसे C6H5 एंड हमारा R ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये सारे जो फर्स्ट वाले थे ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, जो हमारे NHCOR, OCOR थे ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, और ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है C6H5 और R, है ना। और हमें ये तो पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग। अब नेक्स्ट इसमें देखो, हमारे जो जितने भी हैलोजेंस हैं ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं और प्लस एम भी इफेक्ट भी शो करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हैलोजेंस हैं ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं और प्लस एम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ हैलोजेंस के केस पे जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है किस पे? मेसोमेरिक इफेक्ट पे। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन आपको पता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ऐसे हमारे बाकी ग्रुप्स देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। जो भी आज हमने पढ़ा है वो सब इस टेबल में समराइज किया हुआ है, इसको आपको लर्न रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सप्लेनेशन। ये जो हमने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किया था ना, इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगी कि क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग जो है वो क्यों मेटा डायरेक्टिंग है, और जो क्लोरीन है वो डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ऑर्थो पैरा क्यों है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।